गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे लर्न मैथ विद आरती देवी के चैनल पर। आप लोगों ने अभी अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है मेंस्ट्रुएशन का, तो आप लोग सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट हमारा देखेंगे, क्योंकि हम सेकंड पार्ट में इस पूरे मेंस्ट्रुएशन के चैप्टर को मतलब अपने अकॉर्डिंग हम ख़त्म करेंगे और इसमें सारे फार्मूलों को एक साथ मतलब लगाएंगे। फिर उसके बाद हम उनके क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको कोई भी हमारे नोट्स में मतलब कुछ भी सजेशन लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिएगा। तो ठीक है, चलो करते हैं। मतलब हम लोग पहले इस क्वेश्चन को, पहले हमने यहाँ तक मतलब कुछ कंप्लीट किए हैं चैप्टर, जैसे उसके बारे में हमने फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें हमने त्रिभुज के बारे में बताया है। त्रिभुज हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, मतलब त्रिभुज के फॉर्मूले। फिर उसके बाद हम तो अब हम घनाभ वाला करेंगे, घन करेंगे, बेलन करेंगे, शंकु करेंगे, गोला करेंगे, अर्धगोला करेंगे। तो जैसे घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 गुणित लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस लंबाई गुणित ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बस लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस, यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो इसको सबको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे और फिर बाहर में आउट ऑफ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होती है? घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है अंडर रूट इक्वल टू लंबाई प्लस लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो घनाभ, और मतलब ये भी बताया गया है, बता रहे हैं कि घनाभ कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो घनाभ 6 आयत से मिलकर बना होता है। और अगर घन पूछा जाए तो घनत 6 वर्ग से मिलकर बना होता है, क्योंकि आयत ही वर्ग बन जाता है। और घन और घनाभ में क्या डिफरेंस है? बस इतना ही डिफरेंस है कि घन एक विशेष प्रकार का घनाभ है। घन एक विशेष प्रकार का घनाभ है, क्योंकि बस वही घनाभ से ही घन बना है। बस उसमें क्या कंडीशन एक और फॉलो हो गई है कि बस जहाँ पे आयत था वहाँ पे वर्ग यूज हो गया, मतलब सारी भुजाएं समान है। जब सारी भुजाएं समान है तो उस हिसाब से उसको घन बोला गया है। तो उसी हिसाब से फिर उसके सारे घन के फॉर्मूले भी चेंज हो जाएंगे। अगर हमको घनाभ के फॉर्मूले याद हैं तो हम वहाँ से घन के फॉर्मूले मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे वही देखो कहा गया है कि 6 वर्गाकार फलक से मिलकर बना है। हाँ देखो, यही हमने बताया कि 6 वर्गाकार फलक से मिलकर बना हुआ है घन। तो इसका आयतन क्या होगा? आयतन इसका जैसे मान लिया है हमने, देखो हम सारे फॉर्मूले यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। हमने मान लिया है कि इसकी अब हमें क्या निकालना? ये किसका है? ये है घनाभ का, ये है घनाभ का। अब हमें निकालना है घन का। घन का क्या होता है आयतन? तो हमने मान लिया इसकी लंबाई a है, तो इसकी लंबाई अगर a है और इसकी चौड़ाई भी a है और इसकी ऊंचाई भी a है, क्योंकि ये 6 वर्ग से मिलकर बना होता है तो सभी का समान होगा, तो इसलिए इसका आयतन घन का क्या आएगा? घन का आयतन आएगा a क्यूब। फिर उसके बाद इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय नहीं, चलो वक्र पृष्ठीय पहले बताते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का लंबाई इंटू लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई गुणित चौड़ाई। फिर उसके बाद हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब लंबाई का ही बस मल्टीप्लाई होता है, तो लंबाई इंटू ऊंचाई। तो इसमें भी वही आ जाएगा इसका फॉर्मूला, वैसे ही सेम। 2 बाहर है और इसमें यहाँ पे a हो गया, इसमें भी a हो गया। a का a से मल्टीप्लाई हुआ तो a स्क्वायर, और ये भी a स्क्वायर है, क्योंकि जब समान है तो 2a स्क्वायर हो गया, एक बाहर का 2 तो क्या हो गया? 4a स्क्वायर। तो ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होता है फॉर्मूला घनाभ का। तो घनाभ में अब इसकी सबकी वैल्यू a है, तो हो जाएगा 2। अब अंदर इसका a स्क्वायर है प्लस a स्क्वायर आएगा इसका भी, और इसका भी a स्क्वायर आएगा, तो सभी का मिला के क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आता है घनाभ का, घन का।
घन का यही आया है, देखो 6a स्क्वायर 4a स्क्वायर ए क्यूब। अब घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण भी ऐसे ही निकाल लेंगे अगर नहीं याद रहता है। जैसे घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो अब इसमें इसकी वैल्यू घन के विकर्ण की होगी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो 3a स्क्वायर, अब ए स्क्वायर बाहर निकलेगा अंडर रूट के, तो ए बन जाएगा, अंडर रूट 3 वैसे ही बनेगा। तो इसलिए घन का विकर्ण होता है अंडर रूट 3a, ये घन का विकर्ण होता है। ये घन का विकर्ण होता है अंडर रूट 3a। फिर उसके बाद बेलन का भी ऐसे ही सारे फॉर्मूले मतलब याद कर लेंगे। मतलब जैसे पाई आर स्क्वायर है बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर है, और टोटल जो होता है 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर होता है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बेलन का ये 1/3 होता है। और शंकु में क्या होता है, इसमें तिरछी लंबाई मतलब तिरछी चलने लगती है, तो इसमें एल जो होता है ये तिरछी होती है। एल जहाँ पे होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये जैसे शंकु ये है शंकु, तो इसमें जैसे ये जैसे आर है त्रिज्या, ये क्या है शंकु है, तो शंकु में ये एच है ये आर है, तो हमको ये एल बतानी, एल क्या होगी, तो हम पाइथागोरस इसमें त्रिक लगा देंगे तो हो जाएगा एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही वाला फॉर्मूला इसमें लगता है। अगर एल निकालना हो तो ऐसे ही करेंगे, पाई आर एल हो जाएगा। फिर उसके बाद टोटल वक्रपृष्ठीय क्षेत्र पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। अब गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन, गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्र 4 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ने देखो यहाँ पे टोटल लिख दिया है, मतलब अच्छा हमने ये लिखा है, हाँ सही लिखा है, हमने ये लिखा है कि जो गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर होते हैं, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर ही होते हैं, चाहे हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे चाहे हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है अर्धगोले में। अर्धगोले में क्या चेंज हो जाता है कि जैसे अर्धगोले का आयतन, तो गोले का आधा कर दिया तो कितना हो गया, गोले का आधा किया तो 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ तक तो समझ में आ जाता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका सभी लोग, ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग गलत ही मतलब सबके वो माइंड में बैठ जाता है एक गलत धारणा की, मतलब कैसे ये याद ही नहीं रहता है, मतलब उसको समझ में नहीं अच्छे से आता है। तो इस चीज़ को हम बताएंगे कि कैसे 3 पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका लेटरल सरफेस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो मतलब ये भी याद हो जाता है क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर उसका आधा करेंगे। अर्धगोला है तो गोले का आधा कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, और आयतन उसका आधा हो गया। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दिक्कत होती है, तो जैसे इसको ऐसे देखो हम बता देंगे तो शायद फिर आपको याद रहेगा, फिर कभी नहीं आप लोग भूलेंगे। तो जैसे अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले तो हम इसका ये कर्वी साइड का हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसका कर्वी साइड का हो जाएगा 2 पाई, आधे का निकालना है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया ये पूरे आधे का। अब इसको जैसे पूरा ही कवर करना, वक्र पृष्ठीय का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरा कवर करना। जैसे कटोरा इसका एग्जाम्पल हो सकता है, बाउल, तो उसमें जैसे ऊपर का जो सरफेस होता है उसको आपको कंप्लीट मतलब पूरा ढकना है, कवर करना है, तो आपको ऊपर वाला एरिया भी कवर करना होगा। तो इसके लिए आपको पूरा क्षेत्रफल क्या करना, कवर करने के लिए आपको पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल की और मतलब ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये मतलब मैक्सिमम गलती हो जाती है लोगों की बताने में, और मतलब समझ में भी नहीं आता है लोगों को। तो यहाँ पे इसीलिए ये 3 पाई आर स्क्वायर ऐसे हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का। ये 2 पाई आर स्क्वायर ये वक्री साइड का हो गया, कर्व साइड का, इस साइड का पूरा, और पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड हो गया ये ऊपर साइड का, जो मतलब पूरा वृत्त बना हुआ है ऊपर। तो इसलिए दोनों ये मतलब दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऐसे आएगा टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
फिर उसके बाद अब हम ये पढ़ेंगे आयलर रिलेशन। आयलर रिलेशन क्या होता है, ए प्लस वी इक्वल टू ई प्लस टू। इससे रिलेटेड मतलब बहुत क्वेश्चन आते हैं सीटेट के पेपर 2 में और सीटेट पेपर 1 में, मतलब ज़्यादातर जनरल मैथ में हर किसी में आ जाते हैं ये क्वेश्चन। तो इसमें कैसे, मतलब ये अगर हमें जनरल फार्मूला याद होगा, फार्मूले का जनरल अगर फॉर्म में याद होगा ये जो हमने लिखा है, तो इससे हम जैसे फिर वर्गाकार प्रिज्म हो, त्रिभुजाकार प्रिज्म हो, पंच प्रिज्म हो, पंचभुज प्रिज्म हो, मतलब फिर कितना भी भुज हो बस इससे तुरंत निकाल लेंगे हैं। और पिरामिड का भी ऐसे ही होता है, इसमें भी वैसे ही निकाल लेंगे। बस पिरामिड और प्रिज्म में क्या डिफरेंस होता है, प्रिज्म हमने तो ऐसे ही याद रखा है, तो आप लोग भी वैसे ही याद रख सकते हैं। पिरामिड को हमने ऐसे याद रखा है कि मतलब पिरामिड एक तरह का कैप टाइप का होता है, मतलब ऊपर तिकोना टाइप का रहता है, तो मतलब पिरामिड है अगर ऐसे मतलब। और अगर प्रिज्म है तो उसका मतलब जब एक चीज़ आपको याद रहेगी तो प्रिज्म उसका फिर आप नहीं भूलेंगे, मतलब ऊपर फ्लैट होता है, मतलब उसका आधार भी फ्लैट होगा और ऊपर का टॉप भी मतलब फ्लैट होगा और नीचे का बॉटम भी फ्लैट होगा, तो उसको प्रिज्म वाला बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो अब जैसे प्रिज्म, जैसे हम चलो इसका निकाल देते हैं प्रिज्म का। अब जैसे त्रिभुजाकार प्रिज्म में हमें पता करना है कि कितने फलक होते हैं त्रिभुजाकार प्रिज्म में। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म में हमें फलक पता करने हैं, तो सबसे पहले फलक का हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, n+2, ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको वैसे समझ के निकालना है तो आप लोग वैसे समझ के भी निकाल सकते हैं, हम वो भी बता देंगे। तो जैसे इसका फलक निकालेंगे तो 3+2 कितना, 5 हो गया, 3+2 5 आए फलक। अब हमें ये पता करना है प्रिज्म का हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो प्रिज्म में ये 5 फलक कैसे आए, प्रिज्म में 5 फलक ऐसे आए कि एक तो नीचे का हो जाएगा और एक ऊपर का हो गया, 2 हो गई ये, और त्रिभुजाकार है तो तीनों साइड का भी लिया जाएगा। तो मतलब हम दिखा नहीं सकते हैं इसको ऐसे, मतलब हम इसका फ़ोटो या फिर तो डाल देंगे तो आप लोग उससे भी समझ सकते हैं, मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हैं तीनों जो बुझाएंगी वो फलक हो गए 3 और एक ऊपर का एक नीचे का, तो 3 2 5 ऐसे हो गए फलक त्रिभुजाकार प्रिज्म में। फिर उसके बाद अब आ जाइए इसके हम वर्टिसेस देखेंगे। वर्टिसेस कितने हैं, 2n। तो 2n में सबसे पहले आप फार्मूले से निकाल दो तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे इसके। और फिर उसके बाद ये एजेस किनारे कितने होते हैं, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो हाँ, एज ऐसे बताएंगे कि इसके हमें किनारे बताने हैं 9 कैसे हुए, तो कोने आपको बताने हैं। कोने में जो ऐसे मतलब समझ सकते हो, अगर नहीं समझ फार्मूले से नहीं आ रहा है तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ऊपर का जो हमने मतलब फ्लैट टाइप का एरिया जो बताया उसके 3 कोने हो गए और नीचे के 3 कोने हो गए और 3 और होंगे जो मतलब 3 उसकी साइड होंगी, तो ऐसे हो जाएंगे 3 3 6 3 9। और वर्टिसेस जो होते हैं, वर्टिसेस ऐसे होंगे ऊपर का 3 और नीचे का 3, तो 3 दूनी 6। इसमें तो बस दू नहीं होता है प्रिज्म में। प्रिज्म का अगर कभी भी वर्टिसेस पूछा जाए तो आपको कभी मतलब ज़्यादा सोचना ही नहीं, बस उसका दूना कर दो। अगर हम वर्गाकार का पूछे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, पंचभुज का पूछे 5 दूनी 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 ऊपर के होंगे 5 नीचे के, तो वर्टिसेस हमेशा दूने होते हैं। ऐसे मतलब समझ के भी याद रख सकते हो और ऐसे फार्मूले से भी। और पिरामिड में ये थोड़ा अलग होता है फार्मूला। पिरामिड में बस ये होता है कि इसका एक इसमें फलक इसमें इसका एक ऐड होता है, बस एक ऐड होता है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें फलक इसके जैसे पिरामिड में हमने बताया कि ऊपर कैप टाइप का होता है, क्योंकि ऊपर फ्लैट तो रहता नहीं, नीचे का एरिया जो होता है वो फ्लैट टाइप का होता है। तो एक तो फलक नीचे का हो गया जो आधार है नीचे का, और 3 साइड के तीनों साइड के हो गए, तो 3 1 4। और फार्मूला भी हमने क्या लिखा है, n+1। तो n में एक ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 3 1 4, ऐसे करके निकालेंगे तो इसका 4 आ जाएगा। फिर ऐसे ही इसके वर्टिसेस एज निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम चलेंगे ये इस टाइप का हमने जो मतलब इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है जो हमने अपलोड किया है, थोड़ा और अच्छे से उसमें समझ लेना आप लोग। फिर उसके बाद क्योंकि अभी थोड़ा चैप्टर लंबा हो रहा है, 2 हमने पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। फिर ये है जो मतलब रेखी सममिति। अब ये आकृति जो दी गई इस, अब जैसे सममिति अगर किसी में पूछ दी जाती है कि रेखी सममिति कितनी होगी, गुणन सममिति कितनी होगी, तो रेखी सममिति वाले हमने ये लिखे हैं कि जैसे समबाहु त्रिभुज। रेखी सममिति का मतलब क्या होता है, किसी भी आकृति को आप कितनी जगह से
मतलब उसको दो पार्ट में बिल्कुल इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। रेखी सममित का मतलब ये होता है। तो जैसे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजाएं पहली बात तो इक्वल होती हैं, ये तो पता ही है। तो तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं, तो इसलिए हम उसको तीनों भुजाओं से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम उसको कहीं से भी। चलो चित्र से बता देते हैं। जैसे ये है समबाहु त्रिभुज, हमने इसको मान लिया ये त्रिभुज है, तो एक तो रेखी सममिति यहाँ से होगी। जैसे हमने मान ली इसकी भुजा ये ए है, ये ए है, तो हमने इसको पहले लिख देते हैं ए बी सी। ये ए बी सी त्रिभुज में हमने जैसे मान के चलो ए बी भुजा को हमें पूरा आधा आधा डिवाइड करना है, तो यहाँ से ये पूरी डिवाइड हो जाएगी। इसको हम मान लेंगे यहाँ पे डी हम मान लेते हैं। और फिर हमने ए कोण को हम जैसे कर रहे हैं तो यहाँ पे डी ई हो जाएगा, और ये वाले को हम एफ मान लेते हैं। तो हम देखो अगर डी सी भुजा को डी सी मतलब एक ऐसी भुजा है जो मतलब इस त्रिभुज को पूरा दो पार्ट में डिवाइड कर रही, तो ये एक क्या होगी, एक होगी रेखी सममित। तो ऐसे ही यहाँ पे समबाहु त्रिभुज में तीन होंगी क्योंकि एक ए ही होगी, एक डी सी होगी, एक बी एफ होगी। इसीलिए समबाहु त्रिभुज में कितनी होती है, तीन। ऐसे तीन निकली हैं रेखी सममिति, और वही हमने बस डायरेक्ट लिख दिया है। तो अब हमने समझा भी दिया है। तो समबाहु त्रिभुज की तीन होती है रेखी। विषमबाहु त्रिभुज में जीरो होती हैं। जीरो कैसे होती हैं इसको भी चलो बता देते हैं। जीरो विषमबाहु त्रिभुज में ऐसे होती हैं क्योंकि इस विषमबाहु त्रिभुज की यही प्रॉपर्टी होती है कि एक भी भुजाएं समान नहीं होती हैं। तो समान ना होने पर हम इसको मतलब दो इक्वल बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब कहीं से भी इसका पॉइंट लें, इसका नहीं हो पाएगा ये। इसीलिए इसमें कहीं से भी हम इसको नहीं कर सकते, इसीलिए इसमें जीरो आएंगे। ये दो इक्वल पार्ट में किसी भी पॉइंट से नहीं डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसमें रेखी सममित जीरो है। समद्विबाहु त्रिभुज में एक होती है, एक इसमें एक ही होती है क्योंकि इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में इसको भी चलो बता देते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाएं समान होती हैं। तो जैसे मान लिया हमने ये ए है और ये एक्स है, क्योंकि दो समद्विबाहु त्रिभुज हमने दो भुजाएं समान ले ली हैं, तो इसको हम इसमें रेखी सममित एक ऐसे होती है, इसको हम उस वाली भुजा से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे जो हमारी मतलब बाकी दो की इक्वल नहीं है। जैसे एक्स वाली है जो यहाँ से हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे एक्स वाले से, तो ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ से हमने कह दिया कि रेखी सममित कितनी होती है, एक होती है। यहीं से निकला है कि एक सममित होती है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप। और वर्ग में ऐसे ही मतलब अगर हमने तीन बता दिए हैं तो ऐसे ही हम बाकी सबकी निकाल सकते हैं। वर्ग में चार होती हैं, आयत में दो होती हैं, सम चतुर्भुज में दो होती हैं। समांतर चतुर्भुज में फिर देखो आ गया कि जीरो होती हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता जहाँ से हम उसको कर सकें। बस उसकी समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी ये होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। और चतुर्भुज में जीरो होती हैं, क्योंकि चतुर्भुज में जीरो इसलिए क्योंकि चतुर्भुज ऐसे कोई पता ही नहीं है कौन सा चतुर्भुज है। ये शायद चतुर्भुज यहाँ पे इर्रेगुलर लिया जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं उसका भुजा के क्या होगा, कितनी वो होगी। हाँ, अब इसमें जैसे अब ये आया रेगुलर वाला जो होगा, जैसे रेगुलर हेक्सागन लिखा है, तो इसमें रेगुलर अगर वर्ड आ जाए मतलब इसमें जितना उसका मतलब नाम होगा जैसा बहुभुज का, उतनी ही उसमें मतलब रेखी सममित होंगी। जैसे रेगुलर हेक्सागन है तो 6 होंगी, रेगुलर पेंटागन है तो 5 होंगी, रेगुलर ऑक्टागन है तो 8 होंगी। मतलब जितना है रेगुलर अगर है तो उतनी ही होंगी। सर्कुलर में कितनी होती है, सर्कुलर में इनफाइनाइट होती हैं। सर्कुलर में इनफाइनाइट कैसे होती हैं चलो बता देते हैं कि सर्कल में इनफाइनाइट ऐसे होती हैं क्योंकि हम जहाँ से हमारा मन हो हम वहाँ से इस सर्कल को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ हमारा मन हो उतने। तो इसलिए इस पॉइंट की कोई भी काउंटिंग नहीं है, हम जितना चाहें उतने इक्वल पार्ट में उसको उस पॉइंट से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, तो जब इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे तो इसलिए इनफाइनाइट रेखाएं बनेंगी, तो इसलिए इनफाइनाइट यहाँ पे रेखी सममित होगी। ऐसे होगा यहाँ पे। तो ऐसे करके हम यहाँ पे हमारी सर्कल में इनफाइनाइट आएंगी रेखी सम। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद आते हैं ये क्वेश्चन कुछ करेंगे। कितने हैं क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी बता देंगे। उसके बाद अब जैसे ये क्वेश्चन चलो करते हैं कि दो धात्विक
गेंदों की त्रिज्याएं दी गई अनुपात में और उनके घनत्व भी दिए गए अनुपात में, उनके द्रव्यमानों का अनुपात निकालना। तो यहाँ पे कितना है जी क्वेश्चन है, बस वही वाला लगा देना है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। बस आयतन को हम इक्वल कर देंगे तो यही वाला रख देंगे, बस जो भी पूछा गया द्रव्यमान में अनुपात पूछा गया बस ये आ जाएगा। तो 9 अनुपात 1 है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से। अब चलो चलते हैं FEV। FEV एक क्रमशः एक वर्गाकार आधार वाले पिरामिड के फलक, किनारे, शीर्ष की संख्या। अच्छा ये है, तो उसमें बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही है। अच्छा इसमें बस ये कह दिया कि कौन सा मतलब विकल्प है जो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इक्वल हो रहा है। आपको अगर वर्गाकार पिरामिड की बात की गई है तो वर्गाकार पिरामिड, अब वर्गाकार पिरामिड में जिसको उसका फलक पता होगा और एज पता होगा, वर्टिसेस पता होंगी, तो वहाँ से उसकी वैल्यू मतलब अगर पता होंगी तो बस वहाँ से हम जल्दी जल्दी इनको निकाल सकते हैं। तो बस वहाँ से इनकी वैल्यू रख देंगे और बस आ जाएगा, काफ़ी जी क्वेश्चन। फिर उसके बाद आधार त्रिज्या, इतने आधार त्रिज्या वाले बेलन पर एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। बेलन का आयतन पूछा गया है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr² इंटू h, और इतनी आधार की त्रिज्या दी गई है तो इसमें यही वाला क्वेश्चन लगा देंगे πr² इंटू h। देखो यही वाला क्वेश्चन लगा हुआ है, अरे फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ से h पता हो जाएगी, बस h की वैल्यू रख देंगे तो वहाँ से हमारा इसमें जो पूछा गया वही आ जाएगा, बेलन का आयतन आ जाएगा। फिर उसके बाद अब एक घनाकार कुंड के अंदर इतने लीटर प्रति मिनट की दर से भर रहा है, कुंड की लंबाई चौड़ाई ये है, तो कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसका आयतन क्या होता है, इतना आयतन इसका है इतना लीटर है, क्योंकि आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है घनाभ का। 1 मिनट में इतने लीटर भरता है, क्योंकि ये दिया गया है 1200 लीटर भर रहा है। तो हम देखेंगे कि 1 मिनट में कितना भरे, 1 लीटर कितने मिनट में भरेगा। तो हम निकालेंगे सबसे पहले, हाँ इसको बस ऐसे ही करेंगे। 1 मिनट में अगर 1200 लीटर भरता है तो 1 लीटर कितने मिनट में भरेगा, तो 1/1200 बस यहाँ पे। और फिर इतने लीटर कितने मतलब मिनट में भरेगा, और मिनट ही पूछा गया है तो 24 इंटू 18 इंटू 1000 लीटर का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 1200 वही जो हो जाए, मतलब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 60 आवर आएगा, 60 आवर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मतलब हो जाएगा। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दिया गया, ऊंचाई दी गई, आधार का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² इंटू h, ये फॉर्मूला लगा देंगे। आयतन भी दिया गया है, r पूछा गया है तो r आ जाएगा बस उसी फॉर्मूले से। फिर उसके बाद एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या ये दी गई हैं, और इतने मीटर रुपए प्रति मीटर की दर से पथ को समतल करने की लागत पूछी गई। तो सबसे पहले हम उसका जो रास्ता होगा उसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, और जो भी क्षेत्रफल आ जाए फिर उसका हम अगर इतने मीटर में इतने रुपए लगते हैं तो फिर जितना मीटर आएगा उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो किसी भी रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, तो चलो ऐसे बता देते हैं कि जैसे मान के चलो इसमें जो किया गया है वैसे ही बिल्कुल बता रहे हैं। जैसे ये आंतरिक का है, ये आंतरिक का जैसे हमने 2 मान लिया क्षेत्रफल है, अरे सॉरी त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी 4 है। तो अगर हमें ये वाले की पता करनी है तो हम कैसे पता करेंगे, तो इसकी त्रिज्या हम कैसे ऐसे पता करेंगे, इसकी 4 है तो इसकी 2 है, तो ये अंदर वाले की 2 हो जाए, क्योंकि 4 से 2 घटा देंगे। तो बस अगर हमें त्रिज्या पता चल गई तो उसका हम फिर क्षेत्रफल भी निकालेंगे। तो πr², तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू r², r की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इंटू 2, ऐसे क्षेत्रफल इसका निकाल सकते हैं। तो वही इसमें भी किया गया है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर 5 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर की लागत इतनी है तो इतने मीटर की लागत कितनी होगी, ये विमाएँ दी गई। अगला क्वेश्चन करेंगे, एक ठोस धातु के घनाभ को पिघलाकर समान मापों के इतने घन बनाए गए हैं, तो ऐसे 2 घनों को पार्श्वी पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है आपको। तो आपको सबसे पहले ये करना होगा कि इतने विमाओं वाला,
एक ठोस घनाकार, उसको पिघलाकर कितने घन बनाए गए? 216 घन बनाए गए। तो जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस तुरंत बस यही कर देना है। जब भी ऐसा कहा जाए कि घन को मतलब बेलन को पिघलाकर ये बनाया गया, कटोरा बनाया गया, कटोरे को पिघलाकर ये बनाया गया, और अगर मतलब ऐसा कहा जाए कि इतनी विमा के घन को पिघलाकर इतने छोटे छोटे से इतने डब्बे बॉक्स बनाए गए या 5 घन बनाए गए, ऐसे टाइप का पिघलाकर मतलब ये वाले टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको बस इस चीज़ में बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि इनके हमेशा आयतन इक्वल होते हैं। कोई भी चीज़ अगर किसी को पिघलाकर कुछ भी कर बना दी जाए तो उसका आयतन तो हमेशा इक्वल ही रहेगा। आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि मतलब आयतन इक्वल रहेगा, और जितने बनाए गए हों, मतलब क्योंकि जब ज़्यादा बड़ी चीज़ बनेगी तो वो एक हो सकती है, और जब वो छोटे छोटे पार्ट में बनाई जाएगी तो उनकी गिनती ज़्यादा हो सकती है। तो वही गिनती जितनी भी हो उसका मल्टीप्लाई उस आयतन में कर देते हैं, तो वो दोनों का आयतन इक्वल होता है। ऐसे बस यही इसमें किया गया है। तो ये देखो आयतन इतने का निकाल लिया, 216 मतलब इतने घन बनाए गए, और एक क्यूब का घन का आयतन एक क्यूब होता है। बस यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल लेंगे, घन का पार्श्वीय क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो घन का पार्श्वीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4a² होता है। 4a²। ऐसे दो घनों का पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा क्या है, दो घनों का पार्श्वीय क्षेत्रफल पूछा गया, तो इसलिए एक घन का क्षेत्रफल होता है 4a², तो दो घन का क्या हो जाएगा? 2 × 4a², वही 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया गया है। फिर उसके बाद एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन इतना दिया गया है और इसकी ऊंचाई इतनी दी गई है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया, 2πr/h पूछा गया। तो वहाँ से आपको आयतन वाला जो फॉर्मूला लगाकर आपको कोई एक चीज़ मतलब आर निकालनी है, आर आप निकाल लेंगे, फिर उससे बस 2πr/h लगा देंगे। घन एक ऐसी त्रिआयामी आकृति है जिसकी सभी फलक एक जैसी हैं। निम्नलिखित में से किस आकृति को इस समूह में रखा जा सकता है? तो चतुष्फलक आकृति होगी, मतलब जिसमें रखा जा सकता है। कौन सी ऐसी आकृति? तो ये तो याद रखने वाला मतलब क्वेश्चन है। फिर इसके बाद अब ये है बिस्कुट के एक छोटे पैकेट का आधार ये है। एक थोक व्यापारी इन छोटे पैकेटों को बॉक्स में पैक करना चाहता है जिसकी आंतरिक मतलब माप इतनी है। डिब्बे में कितने बिस्कुट के पैक किए जा सकते हैं, मतलब उस डिब्बे में कितने बिस्कुट पैक किए जा सकते हैं, तो वही पूछा गया। तो मतलब इसमें उनकी गिनती पूछी गई, तो यही इसमें करेंगे। उनका आयतन मतलब एन की वैल्यू पूछी गई है, तो दोनों का आयतन इक्वल करेंगे और वहाँ पे वही एन पूछा गया है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 125 आएगी। उसका आयतन करेंगे और उसका आयतन इक्वल कर देंगे और एन का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस वैसे ही आ जाएगा 125। तो इजी है काफ़ी क्वेश्चन। दो बारह बनाने पर लोहे की एक बेलनाकार छड़ की लंबाई मूल लंबाई की इतनी गुनी है, तो नई छड़ की त्रिज्या पूछी गई है। तो नई छड़ की त्रिज्या पूछी गई है, तो हम सबसे पहले ये देख लेंगे आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। πr² × h होता है, और h जो होता है वो r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब और लंबाई जो है वो उसकी कितनी 16 गुनी है, तो मतलब r की वैल्यू क्या आ गई? 1/√h, तो 1/√16, तो 1/4 गुनी आएगी। तो मूल छड़ की 1/4 गुनी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1/4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ठीक है, अब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। मेंसुरेशन हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। थैंक यू।